नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का अध्याय 12 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। यह अध्याय हमारी ट्रेड की नींव है, क्योंकि जितनी भी बैटरियां, सेल और धातुओं पर सोने चांदी की परत चढ़ाने का काम होता है, वह सब इसी सिद्धांत पर आधारित है। आज हम बहुत ही गहराई से समझेंगे कि जब बिजली किसी तरल पदार्थ से गुजरती है तो वहां क्या रासायनिक बदलाव होते हैं। हम फैराडे के नियमों को और अलग अलग प्रकार के सेलों की आंतरिक रासायनिक क्रियाओं को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव असल में है क्या। जब हम किसी अम्लीय या अकार्बनिक घोल में से दिष्ट धारा यानी डीसी प्रवाहित करते हैं तो वह घोल अपने अवयवों में टूट जाता है। इस घटना को हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। जिस बर्तन में यह क्रिया कराई जाती है उसे वोल्टामीटर कहा जाता है। इसमें जो घोल भरा होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। करंट को घोल के अंदर ले जाने और बाहर लाने के लिए दो धातु की छड़ें या प्लेटें प्रयोग की जाती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। बैटरी के धन सिरे से जुड़ा इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है और ऋण सिरे से जुड़ा इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। याद रखिए, करंट हमेशा एनोड से घोल में प्रवेश करता है और कैथोड से बाहर निकलता है। अब हम बात करते हैं इस प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नियम की, जो है फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। माइकल फैराडे ने दो नियम दिए थे। प्रथम नियम कहता है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में से बिजली गुजारी जाती है तो कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें से बहने वाली बिजली की मात्रा और समय के गुणनफल के समानुपाती होती है। यानी आप जितना ज्यादा करंट जितनी ज्यादा देर तक भेजेंगे, धातु उतनी ही ज्यादा जमा होगी। इसका सूत्र है M बराबर Z गुना I गुना T। यहाँ M पदार्थ का द्रव्यमान है, I करंट है, T समय है और Z उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z का मान हर धातु के लिए अलग अलग होता है, जैसे तांबे के लिए अलग और चांदी के लिए अलग। इसे ग्राम प्रति कूलॉम में नापा जाता है। फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि अगर हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में से एक समान समय के लिए एक समान करंट गुजारें तो जो पदार्थ जमा होंगे उनकी मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक भार के समानुपाती होगी। इसका मतलब है कि जिसका रासायनिक भार ज्यादा होगा वह धातु ज्यादा मात्रा में जमा होगी। अब हम इस सिद्धांत का व्यावहारिक उपयोग समझते हैं, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन कहते हैं। आपने देखा होगा कि लोहे की चीजों पर जंग नहीं लगता क्योंकि उस पर निकल या क्रोमियम की परत चढ़ी होती है, या फिर तांबे के गहनों पर सोने का पानी चढ़ा होता है। यह सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इसकी प्रक्रिया को ध्यान से समझिए। जिस वस्तु पर परत चढ़ानी होती है उसे हमेशा कैथोड बनाया जाता है, यानी उसे बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ा जाता है। और जिस धातु की परत चढ़ानी है, जैसे सोना या चांदी, उसे एनोड बनाया जाता है, यानी बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट भी उसी धातु का होना चाहिए जिसकी परत चढ़ानी है। सफाई इसमें सबसे जरूरी है। प्लेटिंग करने से पहले वस्तु को कास्टिक सोडा से, फिर एसिड से और आखिर में साफ पानी से धोया जाता है। इस प्रक्रिया में करंट का मान कम और समय ज्यादा रखा जाता है ताकि परत मजबूत और चमकदार बने। इसके बाद हम आते हैं विद्युत रासायनिक सेलों पर। सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सबसे पहले अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने वोल्टेइक सेल बनाया था। इसमें एक कांच के बर्तन में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है और उसमें तांबे और जस्ते की छड़ें होती हैं। लेकिन इस सेल में दो बड़ी कमियां थीं जिन्हें दोष कहते हैं। पहला दोष था स्थानीय क्रिया।
जस्ते की छड़ में कार्बन और लोहे की अशुद्धियां होती हैं जो एसिड के साथ मिलकर जस्ते पर ही छोटे छोटे सेल बना लेती हैं। इससे जस्ता बिना बिजली दिए ही खराब होने लगता है। इसे रोकने के लिए हम जस्ते पर पारे की परत चढ़ाते हैं जिसे अम्लगमेशन कहते हैं। दूसरा दोष था ध्रुवाच्छादन। जब रासायनिक क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। यह गैस बुलबुलों के रूप में तांबे की छड़ यानी एनोड पर जमा हो जाती है। चूंकि हाइड्रोजन कुचालक है, इसलिए यह करंट को रोक देती है। इसे दूर करने के लिए हम विध्रुवक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड जो हाइड्रोजन को पानी में बदल देता है। वोल्टेइक सेल के बाद डेनियल सेल, लेक्लांच सेल और फिर आया शुष्क सेल। शुष्क सेल, जिसे हम ड्राई सेल कहते हैं, आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यह लेक्लांच सेल का ही पोर्टेबल रूप है। इसकी बनावट को गहराई से समझिए। इसका बाहरी खोल जस्ते का बना होता है जो नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है। बीच में कार्बन की एक छड़ होती है जो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है। इसमें कोई तरल तेजाब नहीं होता। इसकी जगह अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक लेही यानी पेस्ट भरी होती है। कार्बन की छड़ के चारों तरफ मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भरा होता है जो विध्रुवक का काम करता है। इसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। एक बार डिस्चार्ज होने के बाद इसे फेंका जाता है, चार्ज नहीं किया जा सकता। अब हम चर्चा करेंगे द्वितीयक सेल यानी लेड एसिड बैटरी की। यह बार बार चार्ज होने वाली बैटरी है। इसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी इसे उल्टा किया जा सकता है। इसकी संरचना में सबसे मुख्य भाग है प्लेटें। पॉजिटिव प्लेट लेड परऑक्साइड की बनी होती है जिसका रंग गहरा भूरा होता है। नेगेटिव प्लेट स्पंजी लेड यानी शुद्ध सीसे की बनी होती है जिसका रंग स्लेटी होता है। इन प्लेटों को एक कंटेनर में रखा जाता है जो कठोर रबर या बिटुमन का बना होता है। प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए छिद्रयुक्त सेपरेटर लगाए जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग होता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान इसमें क्या होता है, यह जानना एक इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत जरूरी है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, यानी हम उससे काम लेते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल टूटकर प्लेटों के साथ क्रिया करता है। इससे दोनों प्लेटें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेड सल्फेट में बदल जाती हैं। इस दौरान पानी बनता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट पतला हो जाता है और उसका आपेक्षिक घनत्व गिर जाता है। जब हम बैटरी को दोबारा चार्ज करते हैं तो रासायनिक क्रिया उल्टी होती है। लेड सल्फेट वापस सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है। पानी सोख लिया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाता है। पॉजिटिव प्लेट फिर से लेड परऑक्साइड बन जाती है और नेगेटिव प्लेट शुद्ध सीसा बन जाती है। फुल चार्ज अवस्था में एक सेल का वोल्टेज 2.1 वोल्ट से 2.2 वोल्ट तक होता है और हाइड्रोमीटर से नापने पर आपेक्षिक घनत्व 1.280 होता है। डिस्चार्ज अवस्था में वोल्टेज 1.8 वोल्ट तक गिर जाता है। बैटरी की क्षमता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब है कि एक बैटरी कितने एम्पियर करंट कितने घंटों तक दे सकती है। उदाहरण के लिए, अगर एक बैटरी 100 एम्पियर घंटा की है तो वह 5 एम्पियर का करंट 20 घंटे तक दे सकती है। बैटरी की क्षमता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे प्लेटों की संख्या, प्लेटों का आकार और तापमान। अगर तापमान ज्यादा होगा तो क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन बैटरी की उम्र कम हो जाती है। लेड एसिड बैटरी के अलावा क्षारीय सेल भी होते हैं, जैसे निकल आयरन और निकल कैडमियम सेल। इनमें तेजाब की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल प्रयोग होता है।
ये सेल लेड एसिड सेल से ज्यादा मजबूत होते हैं। इन्हें अधिक समय तक बिना उपयोग के रखा जा सकता है और ये झटके भी सहन कर सकते हैं। लेकिन इनका वोल्टेज कम होता है, लगभग 1.2 वोल्ट प्रति सेल, और ये महंगे होते हैं। अंत में हम बैटरी चार्जिंग की विधियों पर बात करेंगे। स्थिर धारा विधि में करंट को नियत रखा जाता है। यह विधि नई बैटरी को चार्ज करने या सल्फेशन दूर करने के लिए अच्छी है। स्थिर वोल्टेज विधि में वोल्टेज को नियत रखा जाता है। इसमें शुरू में करंट ज्यादा होता है और बाद में कम हो जाता है। यह जल्दी चार्जिंग के लिए अच्छी है। ट्रिकल चार्जिंग का उपयोग तब किया जाता है जब बैटरी को स्टैंड बाय पर रखना हो। इसमें बहुत कम करंट देकर बैटरी को सेल्फ डिस्चार्ज होने से बचाया जाता है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 12, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। हमने देखा कि कैसे बिजली रसायनों को तोड़ती है, कैसे सेल काम करते हैं और बैटरी के अंदर क्या विज्ञान छिपा है। यह अध्याय आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई होगी। मैंने आपके लिए सभी अध्यायों की एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां जाकर पूरी सीरीज देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले